यूक्रेन के साथ जंग में रूस की बहुत बड़ी कमजोरी सामने आ गई है। आधुनिक हथियारों को नहीं चलाना जानते सैनिक ट्रेनिंग के बिना बेकार साबित हो रहे हैं। रूसी हथियार भी ड्रोन, रडार, होवित्जर, रॉकेट लॉन्चर चलाना नहीं जानते जवान, उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली। और ट्रेनिंग नहीं मिली तो इसलिए खाली बैठे हैं। कई हाईटेक हथियार बिना इस्तेमाल के कबाड़ होते चले जा रहे हैं। तो ये एक तरह से रूस की कमजोरी है जो सामने आई है, ये वीकनेस सामने आई है जंग के दौरान, जब पूरे लाव लश्कर के साथ रूसी सेना उतरी हुई है जंग के मैदान में। तो ये जो कमजोरी है वो सामने आई है। आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, इन्हें चलाना नहीं जानते हैं, ट्रेनिंग बेअसर साबित हो रही है। और जो रूस के हाईटेक हथियार हैं जिसमें ड्रोन, रॉकेट सब कुछ शामिल है, वो हाईटेक हथियार जो हैं वो बेकार होते चले जा रहे हैं। क्यों बेकार हो रहे हैं? क्योंकि जो वीकनेस है रूस की वो सामने आई है। और वो कमजोरी ये है कि जो ट्रेनिंग के लिए वहां पर मौजूद थे सैनिक, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले पाए और इसी वजह से ये उनकी कमजोरी सामने आई। अब इन्हें चलाना नहीं आता आधुनिक हथियार, तो फिर जंग क्या लड़ेंगे? तो ये कमजोरी आखिर सामने क्यों आई है, जल्दी से आपको बिग बॉल के जरिए इंफॉर्मेशन बताते हैं कि ये जो रूस की कमजोरी है और वो कितनी भारी पड़ सकती है रूस पर, ये आपको बताते हैं। रूसी हाईटेक हथियार जो हैं वो कितने हैं रूस के पास। यूक्रेन के साथ जंग में रूस की ये जो बड़ी कमजोरी है इसका खुलासा हो गया है। और खुलासा ये हुआ है कि हाईटेक हथियारों को ठीक से चलाना नहीं जानती रूसी फौज। ये बहुत बड़ी बात है। बिना सही ट्रेनिंग के कबाड़ साबित हो रहे हैं आधुनिक हथियार। इतने बड़े बड़े एडवांस हथियार हैं, टेक्निक है, लेकिन उसके बावजूद भी चलाना नहीं जानते। हथियार चलाने में ज्यादा वक्त लगने से यूक्रेनी सेना पर ये भारी पड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हाईटेक हथियार होने के बावजूद, हाईटेक हथियार क्या, ड्रोन, रडार, होवित्जर, रॉकेट चलाने में रूसी फौज को मुश्किलें सामने आ रही हैं क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली है। और ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से उन्हें दिक्कतें सामने आ रही हैं। ये उनकी कमजोरी है जो सामने आ रही है। रूसी हाईटेक हथियार जंग में बेकार साबित हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, अंजलि के पास चलते हैं। जी हाँ, रूसी हाईटेक हथियारों के बारे में बात हो रही थी कि आखिर कैसे वो जंग में बेकार साबित हो रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको हम ये बताते हैं कि रूस के पास आखिर कौन कौन से हाईटेक हथियार हैं। रूस के हाईटेक विध्वंसक हथियारों की जानकारी आपको दे रहे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये आ गया 2S7 पियोन तोप, परमाणु हमला कर सकती है ये, और बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा घातक है। नेक्स्ट क्या है, 203 mm के परमाणु बॉम्ब ये दागती है। 2S7 पियोन की खासियत आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट, T14 अमाटा टैंक, रिमोट कंट्रोल से ये चलाया जाता है और 1 मिनट में 10 से 12 राउंड फायर कर सकती है। तो देखिए, लगातार पुतिन के गीता ज्ञान की तो बात हो ही रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आई है कि पुतिन के पास अब वो नए सैनिक है जिन्हें आधुनिक हथियार चलाना आता नहीं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है रूस के लिए। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और आज खास मेहमानों के पैनल में देखिए 2 खास लोग जुड़े हुए हैं जो कि दोनों ही सिंह साहब हैं और दोनों प्रोफेसर हैं। तो आज सब मिलकर के एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर पुतिन की ये स्ट्रेटेजी काम करेगी कि नहीं। परिचय आपका करा देते हैं सबसे पहले हमारे खास मेहमानों के साथ। मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह साहब हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल है। डॉक्टर सुमित कुमार झा फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए, और एयर कोमोडोर एसपी सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। और देखिए, हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की अपडेट वहां से हम तक पहुंचा रहे। आशीष सिंह यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहीं मॉस्को से हमारे साथ मनीष झा जुड़े हुए हैं। उन दोनों के पास भी चलेंगे, लगातार जानेंगे कि आखिर क्या बन रही है वॉर स्ट्रेटेजी। लेकिन सबसे पहले मॉस्को का रुख करते हैं, मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, अभी जो खबर हमने अपने दर्शकों को दी है वो तो पुतिन की चिंता बढ़ाने वाली खबर है कि रूस के पास अब ऐसे अनट्रेन्ड सैनिक हैं, नए सैनिक हैं जिनको आधुनिक हथियार चलाने नहीं आता है। आखिर कैसे वो इस जंग में यूक्रेन के सैनिकों को पटखनी देंगे? आपके पास क्या जानकारी इस बारे में? देखिए अंजलि, सुबह का वक्त है और इस तरह के इंफॉर्मेशन जब
वेस्टर्न साइड से दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट मेजर जनरल सिंह हैं, एयर कमोडर सिंह हैं, वो आपको बखूबी बता पाएंगे ये चीज़। देखिए, नए सैनिकों की जो शॉर्ट टर्म भर्ती होती है वो अपने आप में एक अलग चुनौती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो एडवांस हथियार है उनको चलाने के लिए इन सैनिकों की भर्ती हुई है। और इससे पहले जो रूस के पास अपनी एक बड़ी सेना है जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिसे आप दूसरे तरह से ऐसे देखिए कि यूक्रेन के पास अमेरिका से, जर्मनी से, स्वीडन से, अलग अलग देशों से अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले हथियार आ रहे हैं, वो उनको चला ले रहे हैं। लेकिन रूस में इनके अपने बनाए हुए हथियार जो रशियन भाषा में, रशियन टेक्नोलॉजी में, वो रशियन सैनिक नहीं चला पा रहे हैं। ये यूक्रेन और पश्चिमी देशों का एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए डिमीन करने की कोशिश होती है रूस की सेना को। ये भी हो सकता है कि रूस अभी फिलहाल उन विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आप देखिए कि कीव में अगर हमले हो रहे हैं तो कीव में सबसे ज्यादा हमले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं। तो इस तरह का जो एक आप कह सकते हैं साइऑप चल रहा है, जिसके जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि रूस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन यूक्रेन में सब कुछ परफेक्ट है। भले ही मनीष ये प्रोपेगेंडा वॉर हो, लेकिन इस मोर्चे पर पिछड़ रहे हैं पुतिन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, रूस यूक्रेन वॉर से हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा हुआ है। अब जो हथियार बनाती है कंपनी, उनको फायदा हो रहा है। फायदा किस तरह से हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी हथियार जो बनाती हैं कंपनियां, उनको फायदा हो रहा है। उनके शेयर मार्केट में जो शेयर हैं उसमें ज़बरदस्त उछाल आया है। जैसे स्टिंगर है, जैवलिन की कंपनियों के शेयर में 25 से 30% उछाल आया है, बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, एकदम छप्पर फाड़ ये इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जर्मनी, स्वीडिश कंपनी के शेयरों में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और मनीष के पास मैं जाऊंगी। मनीष भी हमारे साथ है, यूक्रेन की धरती से हमारे साथ आशीष भी जुड़ रहे हैं, उनसे ताज़ा हालात पूछेंगे कि इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। लेकिन मनीष, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले ये जो स्टिंगर, जैवलिन कंपनियां हैं, जो अमेरिकी कंपनियां हथियार बनाती हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो गया है। जंग के बीच लगातार फायदा हो रहा है शेयर मार्केट में। देखिए, इसी वजह से तो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में दरअसल यूक्रेन एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड हो रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश के जो बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, वो एक के बाद एक अपने हथियारों को शो पीस के तौर पर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। और इसी दौर में जब हथियार बनाने वाली कंपनी, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो या दूसरी कंपनी, ये कहती है कि हम और अधिक रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, हम और अधिक प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो उनके इन्वेस्टर्स को उम्मीद जगती है कि अभी और युद्ध लंबा चलेगा और हमें बहुत फायदा होगा। और इस तरह से इन कंपनियों के शेयर 25 से 30% पिछले 2 से 3 महीने में बढ़े हैं। तो आप सोचिए, उनका अगर प्रेशर है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, और अगर हथियार बनाने वाली कंपनियां चाहती है कि ये युद्ध लंबा खींचे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल युद्ध विराम की कोई नौबत अभी निकट भविष्य में दिखाई देगी आपको। बिल्कुल, ये तो साफ है मनीष, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जो लगातार फ्यूलिंग कर रहा है इस पूरे वॉर की। आशीष के पास चलते हैं, यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, लगातार बता रहे हैं कि कीव में क्या हालात है, लेकिन आशीष, ये जो खबर अभी हमने ब्रेक की है, अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनीज को काफी मुनाफा हो रहा है। अमेरिका तो यही चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा उसके हथियार बिके, और इसलिए हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन तक पहुंचाई भी जा रही थी। इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि वॉर रुकता थमता कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है। कैसे हमले जारी हैं रूस के यूक्रेन में? अगर अगले 2 महीने ये वॉर नहीं रुकी तो फिर आप मान के चलिए कि लगभग पूरा 2023 कैलेंडर ईयर में ये वॉर लगातार चलती रहेगी, क्योंकि उसके बाद में यूक्रेन के पास एक नया कॉन्फिडेंस होगा, एक नई एनर्जी होगी, और यूरोप लगभग 9 से 10 महीने के लिए अगले विंटर्स के बाद में, फरवरी के बाद से वो आर्म ट्विस्ट नहीं होगा रशिया से। और 24-25 तक ऑलरेडी जर्मनी हो या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज हो, उन्होंने अपने प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं कि एनर्जी पर डिपेंडेंसी रशिया को लेकर किस तरह से कम रखी जाए। आंसरिंग योर क्वेश्चन, देखिए, MIC जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है जो इस वॉर को लगातार खींच रहा है। चाहे रेथियन हो, बोइंग हो, लॉकहीड मार्टिन हो, जितनी भी अमेरिकन कंपनीज हैं या फिर जॉइंट वेंचर्स हैं यूरोपीय कंपनीज के साथ में, उनको सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ है। ऑर्डर बुक्स फुल हो गए हैं। लेकिन क्या ये और भी आगे बढ़कर, और भी अगर उनका पेट भर गया है, अगर उनके ऑर्डर बुक, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पूरी हो गई है, तो क्या इसे और भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? ये ज़ेलेंस्की को तय करना है। अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से सिग्नल आने शुरू हो गए हैं
कि अब आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अब वो बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है आशीष, इस तरफ तो इशारा मिल गया है कि अमेरिका ही नहीं चाहता कि ये युद्ध अंत हो, युद्ध विराम जैसे कोई संकेत भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप इस वक्त यूक्रेन में हैं, ये जरूर बताइए कि इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं। आपने कल बताया कि रेजिलियंस आ गया है लोगों में कि अच्छा युद्ध तो चलता ही रहेगा, लेकिन अभी क्या देख पा रहे हैं लोग? आप इतनी सुबह सुबह इस वक्त रिपोर्टिंग वहां से कर रहे हैं, आप वहां पे ताज़ा हालात बेहतर बता पाएंगे, लोगों को पढ़ पाएंगे, उनके एक्सप्रेशन पढ़ पाएंगे, इस वक्त चल क्या रहा है? लगभग 2 दिन हो गए हैं यहाँ पर मैं हूँ कीव में। इनफैक्ट अभी काफ़ी अंधेरा है, पर फिर भी कोशिश करूँगा, मेरे कैमरामैन कपिल बेदी आपको पैन करके यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश करें। मेरे ठीक पीछे जहाँ पे किस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है या फिर लोग आ रहे जा रहे हैं, विद कैविएट की बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एज आई सेड कि लगभग अभी 1 से 1.5 घंटे और लगेंगे जब सूर्योदय हो। लेकिन मैं आपको जो कुछ मैंने पिछले 2 दिनों में एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे वो ज़रूर बताना चाहूँगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लोगों की फाइटिंग स्पिरिट है, और यहाँ पर किसी भी तरह का जो एक फीलिंग होती है ना कि वॉर टायर्डनेस वाली बात, वो नहीं है। लोग तैयार हैं पूरी तरह से, प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ में वो फुल बैकिंग कर रहे हैं, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है। किसी तरह के हमें यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखाई देते हैं, एटलीस्ट रिसेंट पास्ट में तो नहीं दिखाई दिए हैं। और बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर इम्पैक्ट पड़े, उसके बावजूद लोग आकर यहाँ पर किसी तरह का प्रोटेस्ट ना करें, यानी कि सरकार को पूरा समर्थन है, जेलेंस्की को पूरा समर्थन है, जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। शुरुआत की थी फर्स्ट डे से यूक्रेनियंस का जज्बा जो है वो बहुत ही ज्यादा था, चरम पर था वो जज्बा, और लगातार जेलेंस्की उसी जज्बे के साथ ये भी अपील कर रहे थे कि आम लोग भी यूक्रेन के आइए और रूस के खिलाफ युद्ध लड़िए। मनीष और आशीष हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। वक्त हो चला एक और ब्रेकिंग न्यूज जानने का। यूक्रेन को भीषण जवाब देने की तैयारी में है रूस। रूस ने हिमार्स का तोड़ निकाल दिया है। हिमार्स से रूस को हो रहा था काफी नुकसान। हिमार्स को जवाब देने के लिए टोर्नाडो एस बनाया गया है। 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है टोर्नाडो एस। तो टोर्नाडो एस की क्या खासियत है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। और ये देखिए, जवाब है रूस का हिमार्स के बदले। हिमार्स जो कि काफी नुकसान पहुंचा रहा था अभी तक, रूस को उसी के जवाब में तोड़ निकाला गया है टोर्नाडो एस। तो आखिर किसमें कितना है दम? जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है हिमार्स और टोर्नाडो एस की। क्या रूस का टोर्नाडो एस वाकई में एक तोड़ है हिमार्स का? क्योंकि रूस ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि हिमार्स जो कि यूक्रेन को मिला हुआ है वो लगातार बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, और इसीलिए उसकी काट खोज निकाला है रूस ने टोर्नाडो एस के बदले में। कंपैरिजन भी आपको हम बताएंगे कि आखिर टोर्नाडो एस में ज्यादा दम है या फिर हिमार्स में ज्यादा दम है, जो कि रूस को अभी तक बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। इंफॉर्मेशन वॉल पर जाते हैं और यहाँ पर सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं टोर्नाडो एस और हिमार्स को लेकर के। कंपैरिजन आपको हम बताएंगे। देखिए, ये है टोर्नाडो एस जो कि हिमार्स की काट है। रूस ने इसे खोज निकाला है, ढूंढ निकाला है, और अब इसका जवाब दिया जा रहा है। देखिए, इसकी रेंज है 120 किलोमीटर और हिमार्स की रेंज कितनी है? 70 किलोमीटर। तो कम से कम रेंज के मामले में तो टोर्नाडो एस हिमार्स को पछाड़ रहा है। अब देखिए, लॉन्चर यानी कि 12 रॉकेट एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। हिमार्स से सिर्फ 6 रॉकेट एक साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। बड़ी काट है ये। टोर्नाडो एस 3 मिनट में टारगेट को तबाह कर सकता है, लेकिन हिमार्स को 3 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता है। अब क्या है कंपैरिजन में? नेक्स्ट, जीपीएस सिस्टम से लैस है टोर्नाडो एस, जबकि हिमार्स बैक टू बैक पोजीशन लेता है। नेक्स्ट आपको कंपैरिजन बताते हैं। टोर्नाडो एस हाईटेक रॉकेट लॉन्चर है और हिमार्स अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर है। कहा यह जा रहा है कि टोर्नाडो एस जो है वो हिमार्स को हर मोर्चे पर, हर मायने में पटखनी देता हुआ नजर आ रहा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का एक एक करके रुख करेंगे। सबसे पहले मेजर जनरल एसवीपी सिंह सर, टोर्नाडो एस को काट के तौर पर हिमार्स के सामने रूस लेकर के आया है, क्योंकि रूस ने एक्सेप्ट किया है कि हिमार्स बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। अगर हम कंपैरिजन पर गौर करते हैं तो हिमार्स से तो कई आगे और बहुत ज्यादा ताकतवर है टोर्नाडो एस। उसके बावजूद भी ऐसे घातक हथियार रूस के सैनिकों को आखिर कैसे पीछे धकेल रहे हैं पिछले 9 महीने से? इसमें 2-3 पॉइंट्स निकलते हैं अंजलि। सबसे पहले ये जो यूक्रेन की लड़ाई है, ये एक खास ड्रोन, आर्टिलरी एंड मिसाइल वॉरफेयर के ऊपर चल रही है, और
जैसे हिमार्स का आपने बताया है, एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम है जो कि काफ़ी घातक तरीके से सामने आया है। बेशक लिमिटेड नंबर्स हैं यूक्रेन के पास। अभी रूस ने जो ये टोर्नेडो एस निकाला है, ये मुकाबला कर रहे हैं। रूस ने अपने बहुत ज़्यादा हथियार इस लड़ाई में अभी तक नहीं इस्तेमाल किए। आस्ते आस्ते वो उसका सामना कर रहे हैं, अभी सामने ला रहे हैं। सिंह साहब, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी सिंह साहब, मैं एयर कॉमोडोर सिंह साहब भी हमारे साथ हैं। जब हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं तो फिर आगे क्या होगा? जंग और तेज होगी। देखो, ऐसे आई वुड लाइक टू कंप्लीट माय पॉइंट। ये पॉइंट है कि नाटो अगर यूनाइट होके कोई ऐसा इशू आता है, ऑप्शन आती है कि लड़ाई लगती है रूस के साथ, तो रूस हैज केप्ट इट्स रिजर्व, यू नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी, जो उसने अपनी रिसोर्सेज सेव की हुई हैं। और सिंह साहब, ये कहा भी है रूस ने, अपने आर्मी को टारगेट दिया है 50 लाख सैनिकों की भर्ती का, कि अब जंग जो है वो नाटो के खिलाफ है। जरा बताइए आप एसपी सिंह सर कि आखिर पुतिन की ये स्ट्रेटेजी कितना काम करेगी? देखिए अंजलि, थैंक यू आस्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई आंसर, मैं एक आपके दोनों करेस्पॉन्डेंट जो मॉस्को और यूक्रेन में हैं, मनीष और आशीष, मैं उन दोनों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कवर किया है। और पॉइंट्स जो हम बोलना चाहते हैं, मैं ये बोल सकता हूं कि उन्होंने दे स्टोलन थंडर फ्रॉम अस। दोनों ने बहुत अच्छा, मेरे कॉम्प्लीमेंट दोनों को वहाँ रहकर उन्होंने कवर किया। अब मैं आपकी बात बताता हूँ। देखिए, जो जनरल सिंह ने भी बताया है वो बिल्कुल सही है। रशिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है अगर नाटो फाइनली आता है वॉर में, जो अभी नाटो पीछे परोक्ष रूप से लड़ाई कर रहा है। तो नाटो देशों को और अमेरिका के कंबाइंड एफर्ट को फैसला करने के लिए उनको ऐसे हथियार चाहिए जो अभी यूज नहीं कर सकते, जो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक बहुत जल्दी से मैं कमेंट लेना चाहूंगी, ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप क्या सिचुएशन देखते हैं इन सब चीज़ों को? किस में कितना है दम? रूस के जो सैनिक हैं वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, आधुनिक हथियार चलाना नहीं जान रहे। आप कहाँ देखते हैं जंग को? देखिए, दो बातें साफ है। पहली बात कि स्लोविक रीजन है, गीता का एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे है कि रशिया बहुत ज़्यादा जो जनता का या वैसे कैजुअलिटी नहीं करना चाहता, ये बात, इसलिए वो अत्याधुनिक हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ इस बात में दम है कि रशिया के जो 3 लाख सैनिक हुए हैं वो कितने ट्रेंड है, कितने फिजिकली फिट है, इस पे निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। लेकिन जो रेगुलर फोर्स है उनकी, वो अभी भी इंटैक्ट है। और जिस तरीके का रेसिस्टेंस जो यूक्रेन फोर्स दे रहा है, देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है, करोड़ मरों की लड़ाई है। सुमित जी से भी बात करनी है। सुमित जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन जल्दी से दे दीजिए। नाटो तो अभी तक सीधे जंग में आया नहीं है, अभी तक सिर्फ मदद ही कर रहा है यूक्रेन की, तो फिर पुतिन ये कह रहे हैं क्यों कि हमारी लड़ाई अब सीधे नाटो से, उसके लिए तैयार हो जाओ? ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नाटो युद्ध में सामने से न होते हुए भी सब कुछ जो चल रहा है यूक्रेन में वो नाटो की मदद से चल रहा है। और इसीलिए जब पुतिन ये कह रहे थे कि 1990 और इस सेंचुरी के शुरुआती दशक से लेके ये नीति में जो रूस का जो नीति रहा कि दूसरे के नियमों को मानना है, उसमें मैं बदलाव चाहता हूँ। सैनिकों की माताओं से मिले हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। मुलाकात में पुतिन ने कहा है कि एक दिन सबको मरना है, हम सब भगवान के हाथों में हैं, पुतिन का ये कहना है। लेकिन सवाल ये है कि हम जीते कैसे हैं? आपके बेटों ने अपना लक्ष्य हासिल किया है, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। ये गीता का ज्ञान जो आगे बांटा जा रहा है पुतिन की तरफ से, उस पर संदेह है कि आखिर किस तरह की स्ट्रैटेजी पुतिन इस वक्त आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सैनिकों की माएँ हैं उनसे मुलाकात की है। जी हाँ, और जब सैनिकों की माताओं से मुलाकात की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, तो उन्होंने भी कहा, उनमें से कई ऐसी माताएं थी जिन्होंने इस जंग में अपने बेटों को खोया है, उनका जज्बा बरकरार था और उन्होंने कहा कि देश के लिए हमारे बेटे लड़ेंगे। देखिए, पुतिन ने आज जो कुछ रशियन सैनिकों की माताओं के सामने कहा है, उस पर निश्चित तौर पर बड़ी चर्चा होगी। अपने खास मेहमानों का भी रुख करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पर कई सवाल भी उठ सकते हैं इन तमाम बयानों के बाद। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि पुतिन ने कितनी इमोशनल और आध्यात्मिक बातें की हैं सैनिकों की माताओं से मुलाकात के दौरान। क्या कहते हैं पुतिन? गीता का ये ज्ञान है। ज्ञान क्या? हम सबको एक दिन मरना है, हम सभी ये जानते हैं, गीता में ये लिखा भी है, हम सब भगवान के हाथों में हैं। पुतिन मुलाकात में कहते हैं कि हम सबका एक दिन इस दुनिया से जाना निश्चित है, तय है। आगे वो क्या कहते हैं जब मुलाकात करते हैं सैनिकों की माताओं से? लेकिन सवाल ये है कि हम जीते कैसे हैं, यानी कि अगर हम जिए हैं, पृथ्वी पर, धरती पर आए हैं, कैसे जी रहे हैं, ये भी मायने रखता है। कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चलता कि वो जिंदा थे और कब मर भी गए। आगे क्या कहा? जिंदगी धीरे धीरे बीत ही जाती है,
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन की इन बातों का असर कितना होता है उन सैनिकों के मोराल में। लेकिन यह पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति जीवित था या नहीं। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं व्लादिमीर पुतिन की ओर से, और ये किसे कहा गया? सैनिकों की माताओं को कहा गया। एक विशेष मुलाकात हुई जिसमें सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ी भी कई बातें की गई। और अब हम आपको बताते हैं कि सैनिकों के परिवार से मिलने के आखिर पुतिन के मायने क्या हैं, क्योंकि सैनिकों के परिवार वालों की नाराजगी दूर करने की कोशिश हो सकती है पुतिन की तरफ से। मोबिलाइज सैनिकों को जबरदस्ती बॉर्डर पर भेजने पर नाराजगी होगी। यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं सैनिकों के परिवार वाले, उनमें कल भी गुस्सा देखने को मिला था। मॉस्को में भी काफी गुस्सा देखने को मिला था परिवार वालों का। रूस में कई जगहों पर क्रेमलिन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जवानों को बॉर्डर से वापस लाने की मांग हो रही है। यूक्रेन वॉर लंबी खिंचने की वजह से लोगों में एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, और इसी निराशा को दूर करने की कोशिश हो सकती है पुतिन की कि सैनिकों की मांओं से मुलाकात की जाए। सैनिकों के परिवार का मनोबल बढ़ाने की ये कोशिश हो सकती है। भारद्वाज सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। इतने पुतिन सीधे तो लगते नहीं हैं जितनी इमोशनल अपील और आध्यात्मिक ज्ञान बांटने की कोशिश हुई है। आपको क्या लगता है, ये पैतरा हो सकता है? युद्ध कंटिन्यू करने का हौसला बनाए रखिए। नहीं, ये आप ये कहिए कि सबको मरना है, लेकिन अगला जो सेंटेंस गीता का ज्ञान है कि कर्म करो अपने आप को, जो देश के लिए आप लड़ो और आप जाओ। तो बेसिकली जो आप मनोबल की बात कर रहे हैं, ये मनोबल बढ़ाने का ये है कि आप अपने देश के लिए आप लड़ो, आप कर्म करो। ये निश्चित रूप से मोरल बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, मोरल बढ़ जाएगा। पुतिन ने दूसरी बात ये भी कही इनकी माताओं को कि मैं सीधा सैनिकों से बात करता हूँ कभी भी, और मुझे उनसे बात करके लगता है कि वो अपने आप को त्याग की भावना से और लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहीं पर भी जाहिर तौर पर जब युद्ध चल रहा है तो ऐसे में सैनिकों का, उनके परिजनों का मोराल बढ़ाना बहुत जरूरी है, और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि देश का नेतृत्व कर रहे व्लादिमीर पुतिन की है, जो वो करते नजर आए। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर है। ज़ैपोरिज़िया में 300 माइंस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सोवियत के जमाने की 300 माइंस मिली है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास मिली है माइंस। यूक्रेनी फौज के माइंस बिछाने की आशंका है। रूसी फौज को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूरोप में गैस की किल्लत और ठंड से बड़ी तबाही की आशंका। गैस की किल्लत और भीषण ठंड से 3.5 लाख लोगों की मौत की आशंका भी है। यूरोप में भीषण बर्फबारी की वजह से इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ऊर्जा कटौती की वजह से सर्दियों में भारी मुश्किलों का सामना लोग इस वक्त कर रहे हैं, और भीषण बर्फबारी के बीच ये जबरदस्त ठंड है, और इससे एनर्जी क्राइसिस। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। बहुत ज्यादा मुश्किल सामना इस वक्त यूरोप, न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज बल्कि यूक्रेन भी सामना करेगा इस भीषण ठंड में। बिल्कुल, देखिए, ये बात बड़े समय से ज्ञात है कि जैसी ठंड बढ़ती जाएगी यूरोप की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जो गैस का जो रशिया ने लिमिट कर दिया है और ये लोग उसको ऑल्टरनेट ढूंढने के समय नहीं है उनके पास, और यूरोप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा गैस पे डिपेंडेंट है। उन्होंने इसका कोई ऑल्टरनेटिव ही रखा नहीं है कि उसके कारण की जो जनरेटर दे दिए ईयू ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन में। जनरेटर के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन चाहिए, आपको उसके सपोर्ट चाहिए, उसके बैटरी पावर सप्लाई चाहिए। तो ये सेम चीज घूम के वहीं आ जाती है। ये एक विशेष सर्कल है। आप एक ऑल्टरनेटिव दिखा रहे हैं, उस ऑल्टरनेटिव भी डिपेंडेंट उसी चीज पर है। यानी कि इस एनर्जी क्राइसिस से बच नहीं सकता है यूक्रेन, ये कह रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए, और ये बड़ा संकट का समय है। यूरोप को इस समय सोचना चाहिए, नाटो को और अमेरिका को, कि इस समय उनको कदम बढ़ाना चाहिए। शांति की बात यही है कि ज़ेलेंस्की को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बस वॉर के मूड में ही नजर आ रहे हैं।